संदीप की भाभी सविता बहुत ही अक्रूर स्वभाव की थी। संदीप के माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपने भैया भाभी के साथ ही रहता था। सुनीता के अक्रूर स्वभाव की वजह से कई बार संदीप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता था। मैं तो इस घर की नौकर हूँ, सारा दिन घर के काम करती रहूँ। जब सारे कपड़े मशीन में धुल गए तो देवर जी को याद है कि शर्ट भी धुलने देनी है। सीता भाभी, मैंने कल आपको बोला था कि जब कपड़े धोने लगोगे तो मेरे से एक बार पूछ लेना। अब मैं टेलीविजन और रेडियो तो हूँ नहीं जो हर वक्त आपको खबर देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। खुद ध्यान रखना चाहिए, खुद ध्यान रखा करो या फिर ध्यान रखने वाली मैं नौकर नहीं तुम्हारी। तभी पड़ोस में रहने वाली शिखा घबराई हुई आ जाती है। संदीप पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो कुछ बोल नहीं रहे। रुको, मैं देखता हूँ, तुम घबराओ नहीं। संदीप और शिखा पड़ोसी होने के साथ साथ एक अच्छे दोस्त भी थे। दोनों बचपन से साथ थे। शिखा के ऊपर अचानक दुखों का पहाड़ फूट पड़ता है। पहले शिखा की मम्मी नहीं थी, अब अचानक उसके बाप का सर भी उसके सर से उठ गया। शिखा के पिता अचानक से चल बसे, पर जाते जाते वो शिखा का हाथ संदीप के हाथों में दे गए। ये लो, पहले एक निकम्मे की रोटी पानी की खर्चे कम थे और अब शादी भी की तो एक गरीब से जो दहेज में फूटी कोरी भी नहीं रही। सुनीता धीरे बोलो, सब आवाज कमरे से बाहर जा रही है। संदीप नई नौकरी ढूंढ रहा है, सुबह ही बोल रहा था। पिछले कितने दिनों से बोल रहा है, मिली तो नहीं ना। एक बोझ पहले उठा रही थी और दूसरा बोझ और आ गई। सुनीता की बातें संदीप और शिखा ने सुन ली। अगले कुछ दिनों तक सुनीता बात बात पर शिखा और संदीप को सुनाती रही। सब्जी खत्म हो गई है, अब तुम दोनों नमक से ही रोटी खा लो। अब ये तो है नहीं कि हम अपनी से की सब्जी भी तुम्हें दे, वैसे भी सब्जियां बहुत महंगी हो रही हैं और तुम दोनों जानते हो तुम्हारे भैया अकेले कमाने वाले हैं और घर में खाने वाले हम 4 लोग हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों के लिए दूध ब्रेड भी नहीं खरीद पाती हूँ क्योंकि तुम दोनों की वजह से खर्च दुगना हो गया है। थोड़ा सोचो और कोई काम करो। सुनीता भाभी, मैं जब से शादी करके आई हूँ मैं ये सुन के हम दोनों आप पर बोझ हैं। मुझे बुरा लगता है जब आप ये बातें बोलते हो। संदीप जी, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। कार में भैया भाभी हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे साथ मेरे घर चलो। अब इस घर का किराया बाकी है, हम आगे बढ़ा देंगे और किराया, पर मैं ताने सुनकर यहाँ नहीं रह सकती। नहीं सुने जाते ना तो चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। ठीक है शिखा, अब से हम तुम्हारे घर रहेंगे। और फिर संदीप ने अपना घर छोड़ दिया और बराबर में जो घर शिखा का था उसमें रहने लगा। पर काम करना जरूरी था। सुनो, तुम पापा का ही काम कर लो। पापा बाजार में मटर पनीर की सब्जी और पूरी बेचा करते थे। पापा को मार्केट में सब जानते हैं। जैसे पापा काम करते थे मैं तुम्हें वो सब बता दूंगी। कम से कम कोई काम तो शुरू होगा। तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है शिखा? मेरे पास पैसे नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही करना पड़ रहा है। अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो फिर कौन देगा? हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है। तुमने मुझे ऐसे समय में मदद की थी जहाँ मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुश्किल की घड़ी में मेरा हाथ थामा। संदीप, तो अब मुश्किल की घड़ी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मटर पनीर और पूरी का काम शुरू करो, देखा तुम्हारा काम बहुत चलेगा। और फिर संदीप ने काम शुरू करने के लिए कुछ रुपए उधार पर ले लिए और कुछ ही दिनों में संदीप ने अपने ससुर का काम फिर से शुरू कर दिया। बाजार में वो मटर पनीर की सब्जी और पूरी का ठेला लगाने लगा। घर का काम खत्म करके शाम के वक्त शिखा भी संदीप का साथ देने के लिए ठेले पर ही आ जाती। पहले तो यहाँ पे कोई बुजुर्ग ठेला लगाते थे ना, तुम लगाने लगे हो? जी, वो मेरे ससुर थे। कुछ महीनों पहले उनका देहांत हो गया है। धीरे धीरे संदीप के ठेले पे वही ग्राहक वापस लौट है जो उसके ससुर के वक्त में आते थे। संदीप का काम चल गया और अब उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। सुनीता से उससे अपने देवर और देवरानी की खुशी देखी नहीं गई। वो उनका काम बिगाड़ना चाहती थी। सुनीता ने सोच लिया था किस तरह संदीप का बना बनाया काम बिगाड़ना है। और फिर एक दिन वो अचानक संदीप के ठेले पर पहुंची गई। उस समय कुछ ग्राहक सब्जी पूरी खा रहे थे। भाभी आप? हाँ, मैंने सोचा मेरे देवर ने नवा काम खोला है, मैं भी देखने आ जाऊँ। अरे वाह, मटर पनीर और सब्जी की खुशबू कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू से मुंह में पानी आ रहा है। भूख लगी मुझे तो। अरे रुको भाभी, मैं भी आपके लिए थाली लगा देता हूँ। संदीप ने अपनी भाभी के लिए बहुत ही मन से एक थाली तैयार की। तभी सुनीता ने अपने पर्स से मरी हुई चिपकी निकाली और सब्जी में मिला दी और शोर मचा दिया। अरे ये क्या, मटर पनीर में तो चिपकली है देवर जी। अरे अरे, कोई ना खाओ, इस मटर पनीर में चिपकली का जहर मिला हुआ है। कैसा मटर पनीर पूरी वाला है, हमें जान से मारना चाहता है। देख कर नहीं बनाते हो, बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं है। इस मटर पनीर वाले की तो पुलिस में शिकायत होनी चाहिए। चलो भाई चलो, सब इसकी वीडियो बना और पुलिस को बुलवा कर इसको पकड़वा दो। सीता भाभी, मैं जानता हूँ आपने ये जानबूझ के किया है, आप मुझसे जलते हो ना। अरे भाभी, मैं आपका सखा देवर हूँ और आपने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी बात मानो, मैं बहुत साफ सफाई के साथ सब कुछ बनाता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी इसमें मेरा साथ देती है। अभी शिखा भी ठेले पे आ जाती है। ठेले पर ग्राहक संदीप को पीट रहे थे। अगर तुमने गलती की है तो मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी देवर जी। तुम्हारी गलती सामने है, देखो मटर पनीर में चिपकली है। कैसी बातें कर रही हो भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप मेरे पति पर झूठा इल्जाम लगा रही हो ताकि इनका काम खराब हो जाए। दिखाओ छिपकली को, मैं भी तो देखूं। शिखा की बात सुनकर तो सुनीता घबरा जाती है क्योंकि चिपकली से तो सभी डरते हैं। उसको हाथ में कौन पकड़े, लोगों ने तो ये देखी ही नहीं। सच तो ये था
था कि जो छिपकली सुनीता ने सब्जी में डाली थी वो असली की तरह दिखने वाली नकली छिपकली थी। अरे देखने से क्या होगा, मेरी कटोरी में है, मैं इसे दूर फेंक देती हूँ। हाथ मत लगाना, नहीं तो जहर फैल जाएगा। नहीं नहीं, जहर तो फैल चुका है आपकी झूठी बातों का। मैं हाथ में लेकर जरूर लिखूंगी। खाएं बहादुरी से सब्जी में से छिपकली को पकड़ लिया। ये देखिए, ये छिपकली नकली है। आप सभी अपने हाथ में लेकर देखिए, घबराइए ना। अरे हाँ, ये तो नकली छिपकली है। इसका मतलब ये और झूठ बोल रही थी। इस बेचारे शरीफ दुकानदार को बदनाम करना चाह रही थी। हाँ, आपने सही कहा, ये मेरी जेठानी है। हमारे काम से इनको जलन हो रही थी। ये चाह रही थी कि हमारा काम बंद हो जाए, इसलिए इन्होंने ऐसी घटिया हरकत की। अरे फिर तो इनको पुलिस के हवाले करना चाहिए। इन्होंने आपके काम को खराब करना चाहा। अगर आप इनकी गलती ना पकड़ती तो आज ही आपके पति को पुलिस के हवाले कर देती। सुनीता भाभी, अगर मैं चाहूँ तो अभी के भी पुलिस को बुला सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मैं आपकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से और आज के बाद हमारे सामने कभी मत आना। शिखा ठीक कह रही है भाभी, आपने ऐसी हरकत करके रिश्तों को ही खत्म कर दिया। अब तो मुझे आपका भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। सुनीता कुछ नहीं बोली। वो शर्मिंदगी के साथ वहाँ से मुंह लटकाते हुए चली गई। उस दिन के बाद संदीप ने अपने भैया भाभी से रिश्ता बिल्कुल खत्म कर दिया और फिर से पूरी मेहनत और लगन के साथ अपना काम करने लगा। अमीनपुर शहर में पूजा अपने पति नामदेव के साथ रहती थी। पूजा और नामदेव दोनों पति पत्नी मिलकर नारियल और बर्फी का ठेला लगाते थे। उनकी नारियल बर्फी पूरे अमीनपुर में मशहूर थी। दूर दूर से जब भी कोई अमीनपुर आता था तो उनके ठेले की नारियल बर्फी जरूर खरीद के ले जाता था। नामदेव और पूजा का जीवन अच्छे से गुजर रहा था। दोनों बेटे भी स्कूल जाने वाले हो गए थे। समय पर घर का किराया भी नामदेव और पूजा दे देते थे। नामदेव के मन में बस अब एक ही ख्वाहिश थी, वो थी अपना घर बनाने की। पूजा, खुदा के करम से हमारा नारियल बर्फी का ठेला बहुत ही अच्छा चल रहा है। मेरा ख्याल है कि अब हम बहुत ही जल्दी अपना घर और दुकान बना लेंगे। कब तक हम किराए के घर पे रहेंगे? अपना घर होगा तो बचत और भी ज्यादा होगी। आप सही कह रहे हो, अपना घर और अपनी दुकान बन जाए तो बहुत आराम होगा। अच्छा, आप कुछ देर आराम करो, मैं बर्फी तैयार कर लेती हूँ, फिर हम शाम को ठेले पर चलेंगे। पूजा बहुत ही स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनाती थी। उसके हाथों में मजेदार नारियल बर्फी बनाने का जादू था। शाम के वक्त पूजा और नामदेव दोनों नारियल बर्फी का ठेला लगाने निकलते हैं। नामदेव भाई, दो जगह एक एक किलो नारियल की बर्फी तोल देना। मेरी दोनों बहनें आई हुई हैं और वो कह रही हैं कि वो तो आपकी बर्फी लेकर ही घर जाएंगी। पूरे अमीनपुर में सिर्फ तुम्हारे ठेले की ही नारियल बर्फी बहुत मशहूर है। ये बात वो बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मनोहर भैया, इस नारियल बर्फी के स्वाद का श्रेय आप मेरी पत्नी को ही दो। अगर वो ना हो तो मैं अकेला क्या ही कर पाऊँ। मैं तो बस नारियल ढाकर दे देता हूँ। सारा बर्फी बनाने का काम तो इसी के हाथों में है। ये लो नामदेव आपके पैसे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम तो मेरी यूं ही तारीफ करते रहते हो। अब घर चले, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मैंने कौन सा कोई झूठी तारीफ की है? हमारे हाथों में जादू है ही, इसलिए तो हमारी अच्छी कमाई हो जाती है। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। नामदेव ने अब तक 30,000 रुपए जोड़ लिए थे। पर एक दिन पूजा छत से कपड़े उतार कर आ रही थी कि सीढ़ियों से उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। पूजा के सर पर चोट आती है और सीधे हाथ की हड्डी टूट जाती है। इनके सर और माथे पर खरोंचें आई हैं और सीधे हाथ की कूहनी की हड्डी टूट गई है, जिसको ठीक होने में लगभग 2 महीने लग सकते हैं। पूजा को पूरे आराम की जरूरत है। मम्मी, आप जल्दी ठीक हो जाओ। अब हम दोनों आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे और अपना स्कूल का काम भी टाइम से कर लेंगे। पापा, मम्मी कब ठीक होंगी? डॉक्टर ने तुम्हारी मम्मी को दवाई दी है बेटा, उन्होंने आराम करने को बोला है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम दोनों जाकर पढ़ाई करो। ये लो पूजा, दवाई ले लो। मेरी वजह से तुम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, मैं तो उठ भी नहीं पा रही हूँ। अब सारे काम कैसे होंगे, घर का बाहर का? तुम अकेले सारे काम कैसे करोगे? तुम चिंता मत करो, सारे काम हो जाएंगे। तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। कहते हैं ना, दुख और सुख बिना बताए आता है। नामदेव और पूजा के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक से इतना बड़ा दुख उनके सुखी जीवन को हिला गया था। नामदेव घर की देखभाल करता था। पूजा के हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाती थी। नारियल और बर्फी का काम काफी दिनों से बंद था, इसलिए जो नामदेव के पास जमा किए हुए पैसे थे वो सब घर के किराए, घर के खर्चात और पूजा के दवाई में लग गए। नामदेव परेशान हो गया था। उसे नारियल बर्फी बनाने नहीं आती थी। मैं क्या करूँ, कैसे काम चलेगा? अगले महीने का घर का किराया फिर सर पर आ गया है, वो भी देना है। पिछले 20 दिन से काम बंद करा है, सब कैसे होगा? पूजा नामदेव की परेशानी को समझ रही थी। वो भी जानती थी कि पिछले 20 दिनों से नारियल बर्फी का काम रुका हुआ है। फिर पूजा को एक उपाय सोचा। उसने नामदेव से कहा, सुनो जी, मैं चाहती हूँ कि आप नारियल बर्फी बनाओ। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी आप उसी तरह बनाते जाना। जल्द ही आप नारियल बर्फी बनाना सीख जाएंगे। पूजा, अगर थोड़ा बहुत भी स्वाद में फर्क आया तो काम पर असर पड़ेगा। लोग हमारी नारियल बर्फी बहुत पसंद करते हैं। मुझे नहीं लगता मैं वैसी बना पाऊंगा। आप मेरे ऊपर यकीन रखो, मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप बहुत अच्छी नारियल बर्फी बना लोगे और मैं आपके साथ हूँ। जैसे जैसे
मैं बताती जाऊंगी, आप वैसे वैसे करना, ठीक है। चलो अब आप शुरू करो नारियल बर्फी बनाना। नामदेव नारियल बर्फी बनाना शुरू कर देता है। शुरू में तो उसे काफी परेशानी होती है, साथ साथ पूजा उसे सब समझाती रहती है। लाओ जरा चीनी तो चखाओ कैसी बनी है। ये तो बहुत बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी आपने बनाई है, मुझसे भी ज्यादा स्वादिष्ट। अब आप जल्दी से नारियल बर्फी का ठेला लेकर बाजार जाओ, देखना बहुत अच्छी कमाई होगी। ठीक है, तुम समय पर दवाई ले लेना, जैसे ही काम खत्म होगा मैं फौरन लौट आऊंगा। कुछ दिन अकेला ही नामदेव नारियल बर्फी बनाकर बाजार में बेचने जाने लगा। पूजा ठीक हो चुकी थी, इसलिए उसने धीरे धीरे नामदेव की मदद करना दोबारा शुरू कर दिया था। एक दोपहर नामदेव, मैंने अपनी बेटी की शादी में सबको तुम्हारी नारियल बर्फी के डब्बे ही बांटने हैं, इसलिए बढ़िया और स्वादिष्ट नारियल बर्फी बनकर तैयार हो जानी चाहिए। 1 हफ्ते बाद ही मेरी बेटी की शादी है, तुम ऑर्डर ले लो और ये 10,000 रुपए एडवांस के तौर पर रखो। ए खुदा, आज इतना बड़ा मिठाई का ऑर्डर मिल गया, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। घर जाके पूजा को बताऊंगा, वो बहुत खुश होगी। घर जाकर नामदेव पूजा को ऑर्डर मिलने का बताता है। ये सुनकर पूजा बहुत खुश होती है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब हम दोनों मिलकर नारियल बर्फी तैयार करेंगे, जिससे काम और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब तो आप भी बहुत अच्छी नारियल बर्फी बनाने लगे हो। अब नारियल बर्फी बनाने वाली बीवी है, पति तो अच्छी नारियल बर्फी बना ही लेगा ना। वो तो है। सच कहा है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, जहाँ दोनों सुख हो या दुख मिलकर बांटते हैं और अपनी जिंदगी को मिलकर गुजारते हैं। धीरे धीरे नामदेव और पूजा ने अपने काम को और बढ़ा लिया और एक दिन उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने अपना घर खरीद लिया और अपनी मिठाई की दुकान खोली, जहाँ पर उनकी नारियल बर्फी सबसे ज्यादा मशहूर थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम सफर साथ देने वाला हो तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है।